विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, वो पेपर मेरे ठीक पीछे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पेपर है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 यानी 2025-26 का पेपर है। सब्जेक्ट केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का पेपर है। एमपी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के अंतर्गत आने वाले जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर जो प्री बोर्ड की एग्जाम अभी कंडक्ट हुई है, चल रही है, वहां पर यह पेपर दिनांक 13 जनवरी 2025 को 13 जनवरी 2026 को यह पेपर हुआ है। और इस पेपर का मैक्सिमम सॉल्यूशन यानी इस पेपर का मैक्सिमम सॉल्यूशन इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। इस पेपर के सॉल्यूशन से आपको एक आइडिया ये मिल जाएगा कि जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमें बोर्ड की परीक्षा जो है, आपकी एमपी बोर्ड की जो परीक्षा है, उसमें किस तरीके से तैयारी करना है और किस तरीके से आपको अपनी पूरी एग्जाम को देना है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको एक इस पेपर से एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से यूनिट से किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहां से ऑब्जेक्टिव आएंगे, कहां से 2 नंबर का, कहां से 3 नंबर का और कहां से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम उन प्रश्नों को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में बैक टू बैक डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता को वाष्प दाब से संबंधित में उपयोग होती है। तो जब आप वाष्प दाब पढ़ते हैं यानी कि वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर आपको इस्तेमाल होती है मोल अंश। क्या? मोल अंश का आपको प्रयोग करना होता है। तो इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इज रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विथ इट्स वेपर प्रेशर। तो आपका आंसर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है। तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि जब हम प्रतिरोध के व्युत्क्रम की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा चालकता। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? चालकता। मैं इंग्लिश की तरफ ले चलता हूं। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज, क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। तो आपका करेक्ट आंसर यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा, कंडक्टिविटी। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 3। कैडमियम किस संक्रमण श्रेणी का तत्व है। तो विद्यार्थियों आप अच्छे से जानते हैं, इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। कैडमियम बिलोंग्स टू विच ट्रांजिशन सीरीज। तो देखो कैडमियम की जब आप बात करते हो तो आपकी जो 3D सीरीज हम पढ़ते हैं तो स्कैंडियम से चालू होती है और जिंक पे खत्म होती है, और 4D सीरीज जो है वो इट्रियम पे चालू होती है और कैडमियम पे खत्म होती है। तो आपका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा कैडमियम 4D सीरीज में आता है। जब आप इसको पढ़ते हैं ना, इट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रेहेनियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, तो कैडमियम पर एंड हो जाती है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनाइल हैलाइड में जिस कार्बन से एलोजन जुड़ा होता है उसका संकरण क्या होता है। मतलब विनाइल हैलाइड का उसने हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। तो विद्यार्थियों सबसे पहले तो विनाइल हैलाइड का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यदि फार्मूला याद नहीं हो गया तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसने क्या कहा, द कार्बन लिंकेज टू हेलोजन इज विनाइल हैलाइड इज हैविंग हाइब्रिडाइजेशन। तो विनाइल हैलाइड का फार्मूला क्या होता है? तो देखो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। तो हमें पूछा गया इस कार्बन के बारे में, तो इसका आंसर होगा sp2। इसका आंसर क्या होगा? sp2 संकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां, कार्बोलिक एसिड क्या है। कार्बोलिक अम्ल, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ये होता है फिनॉल। कार्बोलिक अम्ल एक फिनॉल होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोलिक एसिड इज अ फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथेल कीटोन की पहचान निम्न में से किस परीक्षण से की जाती है। तो आपको याद होगा मेथिल कीटोन के लिए हम कौन से टेस्ट की बात करते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करते हैं, आइडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ते हैं। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा मिथाइल कीटोन इज डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको हम डिटेल में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखिए। ताप बढ़ने पर किसी गैस की द्रव में विलयता क्या होती है। तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो यहां पर आप लिखोगे घटती है। क्या है? घटती है। तो यहां पर हो जाएगा डिक्रीजेस। क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस हो जाएगा। अगला, CO2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होगा Cu में।
Cu2 पॉजिटिव प्लस Tu में कन्वर्ट होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, क्या हो रहा है यहां पर, जीरो आ रहा है तो अपचयन, तो अर्ध 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 अपचयन अभिक्रिया, क्या हो गए, अपचयन, अपचयन शब्द आएगा यहां पर आपको लिखना पड़ेगा रिडक्शन, लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, रिडक्शन यानी कि अपचयन। क्रोमियम 3 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद है कि क्रोमियम 3 प्लस, क्रोमियम का नंबर होता है 24, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालो, दो यहां से निकालो, तो 3d में कितने बचेंगे, 3 बच जाएंगे, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 आंसर आएगा आपका, यहां 3 आंसर हो जाएगा, सॉरी कहां पे, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा ना। अब सांद्रता की इकाई क्या है, देखो कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर, ध्यान रखना कंसंट्रेशन की इकाई हो जाएगी मोल पर लीटर हो जाएगी। अगला Rx प्लस NaI, Ri प्लस NX कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, आप लोग अच्छे से जानते हो, फिंकलेस्टीन अभिक्रिया का उदाहरण है, किसका, फिंकलेस्टीन रिएक्शन का उदाहरण है, ध्यान रखना फिंकलेस्टीन रिएक्शन का उदाहरण है FINKELSETIN, फिंकलेस्टीन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अगला है फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है, तो विद्यार्थियों इसको फॉर्मेलिन कहते हैं, ध्यान रखना फॉर्मेलिन कहा जाता है। तो ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति यहां पर हो गई। अगले प्रश्न की तरफ मैं चल रहा हूं, सत्य असत्य को लिखिए। अब यहां पर आपको ट्रू और फॉल्स की पहचानना है और कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपको कह रहा है डेल आर जी इक्वल टू NFE सेल, इसके बारे में पूछा गया है, तो ये क्या है, तो ये स्टेटमेंट आपका सत्य होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है, सत्य है। दूसरा, विद्युत अग्नि सेल में रासायनिक अभिक्रिया करने हेतु विभव का बाह्य स्रोत प्रयुक्त नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है, यानी कि सत्य है, ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। दूसरा, Mn प्लस की एंथैल्पी Cr प्लस से कम होती है, ये है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, यानी कि असत्य होगा, यानी कि फॉल्स है ये स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आ रहा है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण में एरोमेटिक एमीन बनाया जा सकता है, यह प्रश्न है, तो भैया एरोमेटिक एमीन नहीं बनता, वहां पर एलिफेटिक एमीन बनता है गैब्रियल थैलेमाइड में, तो ये जो रिएक्शन है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स है, यानी कि असत्य है, असत्य हो जाएगा। अगला, सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज से बना होता है, पांचवा, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा, सुक्रोज इज द कंपोज्ड अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। अगला, प्रोटीन में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन करने पर अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है, हम बोलते हैं ना प्रोटीन का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये वहां से स्टेटमेंट को उठाया गया है। अब आते हैं मैच द कॉलम की तरफ, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो देखिए सही जोड़ी की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहले एमएन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, ध्यान रखना एमएन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। K4FeCN6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, क्या होगी, +2 हो जाएगी। अगला, ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर पिरामिड हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर आपको क्या हो जाएगा, पिरामिड हो जाएगा। अगला, ग्लूकोज क्या होता है, एल्डोहेक्सेस होता है, ग्लूकोज एल्डोहेक्सेस होगा, और फ्रुक्टोज क्या होगा, कीटोहेक्सोस होगा, ये कीटोहेक्सोस होगा। इसको मैं बोर्ड से हट रहा हूं, एक बार आप मैच कर लीजिए पूरे को कि आपका आंसर क्या हो रहा है। आगे चलते हैं, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए अब यहां पर देखते हैं हम लोग, आपको 5 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं और एक वाक्य और एक शब्द में पूछा है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन द 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं मोललता, क्या कहते हैं, मोललता, यानी कि मोललिटी आंसर हो जाएगा। दूसरा, सेल स्थिरांक की इकाई सेंटीमीटर इनवर्स, यूनिट ऑफ द सेल कांस्टेंट सेंटीमीटर इनवर्स। वेग a की पावर x प्लस b की पावर y के लिए अभिक्रिया की कोटि 2 होगी, कितनी होगी, 2 सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो ये x और y को दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को एक एक मान लेते हैं हम लोग, इसलिए हम निम्नलिखित में से प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को पहचान कीजिए, यानी आपको आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो ये तो आपका टर्शियरी होगा 3 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 1 डिग्री होगा और ये आपका 2 डिग्री हो जाएगा। तो तृतीयक अल्कोहल है, ये प्राथमिक अल्कोहल है और ये द्वितीयक अल्कोहल है।
ठीक है, अब आखिरी CH3COO2H5S2 में उपरोक्त समीकरण में प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो विद्यार्थी इसमें प्रोडक्ट आप लोग अच्छे से जानते हो कि जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर आएगा H, यहां पर आएगा OH, तो आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा CH3COOH प्लस C2H5OH हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रतिरोधकता, प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ आ जाता हूं मैं। प्रतिरोधकता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए, ये प्रश्न है, इसको भी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, फिर कोलराश का नियम का सूत्र पूछा है, वहां पर डी ब्लॉक तत्वों की संक्रमण तत्वों के बारे में पूछा है। तो मैं चलता हूं इसके सॉल्यूशन की तरफ, आपको ले चलता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सिस्टमेटिक उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी। अब स्क्रीन पर मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, सभी क्वेश्चन को नहीं देख रहा, मैं शुद्ध 2 नंबर और कुछ 3 नंबर वाले प्रश्नों के सॉल्यूशन भी देख रहे हैं। पहला प्रश्न आपको यानी प्रश्न क्रमांक 6 दिख रहा है, प्रतिरोधकता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए, डिफाइन रेजिस्टिविटी विथ इट्स यूनिट। तो किसी पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस इंडिकेट्स इट्स एबिलिटी to resist the flow of electric current. Substance with a low resistivity allow the electric charge to flow easily. तो इसका फार्मूला होता है रो इक्वल टू आर ए बाय एल और इसकी यूनिट होगी ओम मीटर हो जाएगी। कोलराश का नियम क्या कहता है? 2 नंबर में आपसे पूछा कोलराश का नियम। तो कोलराश का नियम है यहां पर कि कोलराश का नियम आप लोगों से पूछा गया है कि क्या है कि इसका स्टेटमेंट लिखना है। तो इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, इस नियम की बात हो रही, तो इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। एक मिनट डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, बोर्ड ही, इसको चेक करते हैं। इसके अथवा में प्रश्न आया था, कोलराश का नियम सूत्र सहित लिखिए। तो इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान उसमें उपस्थित धन आयनों ऋण आयनों के मोलर चालकताओं के और आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स in infinite dilution is equal to the sum of the molar ionic conductivity of the cationic and anionic present in the in it। तो कोलराश का नियम का फार्मूला आप लोग जानते हो, लेमडा एम इनफाइनाइट इक्वल टू लेमडा पॉजिटिव, लेमडा इनफाइनाइट पॉजिटिव और लेमडा इनफाइनाइट नेगेटिव। यहां पर क्या है, तो लेमडा एम इनफाइनाइट अनंत ऊंचा पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है, और ए पॉजिटिव क्या है, धन आयन की चालकता, और नेगेटिव क्या है, ऋण आयन की चालकता। एक और प्रश्न आया था डी ब्लॉक, 7वां प्रश्न था, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है एस और पी ब्लॉक के मध्य में उपस्थित होते हैं, और डी जो कक्षक होता है वो आंशिक रूप से भरा होता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक आंशिक रूप से भरा रहता है, यानी कि अपूर्ण होता है, और यह अपूर्णता उन्हें विभिन्न ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए डेवलप कर देती है, जिससे वे एस और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होते हैं। एक और प्रश्न था, संक्रमण तत्व जो होते हैं वो कलर्ड आयन का फॉर्मेशन करते हैं, क्यों? तो हम लोग जानते हैं कि कलर्ड आयन का फॉर्मेशन इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो इनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और दूसरा इनके अंदर डी ट्रांजिशन डेवलप हो जाता है। अगला प्रश्न आया था, कुछ कंपाउंड का यूपीएससी नाम लिखना, जैसे K3FeCN6 इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और CONH3 इसका नाम है हेक्साइमिन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। एक और क्वेश्चन आया था, इसके और में निम्नलिखित कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फार्मूला लिखना है। तो ट्रिस एथेन 1,2 डायएमिन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, तो उसका फार्मूला हमने लिखा, ये लिख सकते हो आप, क्या पूछा उसने, ट्रिस एथेन क्रोमियम, तो आप यहां हो जाएगा Cr आ जाएगा, सी की जगह CrEn3Cl3। उसके बाद पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट, तो KNiCN4 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को एक्स और वाई का लिखना है। आपको यहां पर एक्स और वाई को पहचानना है। तो जैसे आप इस एसिडिक एसिड का रिएक्शन PCl5 के साथ करवाओगे तो ये बनेगा एसिटाइल क्लोराइड में एक्स बन जाएगा, और एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन आप H2 के साथ कराओगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, ये रोजेनमूड रिएक्शन आ जाएगी। केनिजार अभिक्रिया क्या है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन NaOH के साथ कराओगे तो CH3OH बनेगा प्लस SCHNO बन जाएगा। उसके बाद आता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया पूछी उसने, तो CH3CONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी एमिन में, प्लस 2 पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस पोटेशियम
कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगली रिएक्शन है कार्बिल-एमिन अभिक्रिया को लिखना है। तो कार्बिल-एमिन की अभिक्रिया क्या होती है, एनिलीन लिया, उसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और 3 KOH के साथ करवाए तो फेनिल आइसोसाइनाइड कन्वर्ट हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, किसमें कपलिंग रिएक्शन युग्मन अभिक्रिया। आप लोग अच्छे से जानते हो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, उसका रिएक्शन किसके साथ करवाए, तो देखेंगे यहाँ पर आप लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया हम लोगों ने और उसका रिएक्शन हमने करवा दिया फिनॉल के साथ। तो यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से H जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल चला गया और पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। एक और रिएक्शन आई थी गटरमान रिएक्शन। तो गटरमान रिएक्शन में क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन CuCl HCl की प्रेजेंस में होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोबेंजीन में। एक और अभिक्रिया आई थी निम्नलिखित का बेसिक स्ट्रेंथ पूछा उसने, तो बेसिक स्ट्रेंथ में आ जाएगा सबसे पहले C2H5NH2 ज्यादा बेसिक होता है, उससे कम प्राइमरी होता है, उससे कम NH3 और सबसे कम एनिलीन होता है। अगला एथिलेमिन वाटर में सोल्यूबल है जबकि एनिलीन नहीं होता है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि एथिलेमिन क्या करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेता है जबकि एनिलीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता, इसलिए ऐसा होता है। एक ईंधन सेल का आया था, तो ईंधन सेल का डायग्राम ये बना लेना आप लोग, याद रखना हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल भी कहते हैं। इसका संक्षिप्त वर्णन, ईंधन सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इसमें दो रेडॉक्स रिएक्शन का काम करता है। इसमें एनोड वह स्थान होता है जहां ईंधन की आपूर्ति होती है और कैथोड वह स्थान होता है जहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। इसमें क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज ए इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। और इसकी सेल रिएक्शन में आपको यहां बता देता हूं, इसकी सेल रिएक्शन ये लिख रखी है हम लोगों ने, हमने लिखा H2 गैस प्लस 2 OH नेगेटिव, इट्स कन्वर्टेड टू एक तो ये वाली रिएक्शन होगी, फिर O2 प्लस 2H2 ये हो जाएगा 4 OH नेगेटिव में, H2 प्लस O2 हो जाएगा 2H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। संचारण आप लोगों को अच्छे से पता है, संचारण क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल का वर्णन कर देना। उसके बाद एक प्रश्न आया था, ये प्रश्न आया था यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 कि अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी राइट द फॉलोइंग फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका संकरण, उसका इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स बताना था और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताना था। तो CONH3 6 3 पॉजिटिव में हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3 और ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी आंतरिक संकुल है और ये प्रतिचुंबकीय होता है। इसी तरह से BFeCl6 4 नेगेटिव sp3d2 होता है और ये बाय कॉम्प्लेक्स होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है और ये अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, 1 2 और इसके और अथवा में आया था टेट्राकार्बोनाइल निकल का फार्मूला ये होता है NiCO4। उसके बाद हेक्साएमिन निकलेट क्लोराइड ये का फार्मूला ये आपको दिख रहा है। उसके बाद हेक्साक्रोमियम क्लोराइड का फार्मूला CrH2O 6Cl3 होता है। अब इसके बाद ये था हमारा प्रश्न क्रमांक कौन सा 14। इसके बाद हम कुछ और प्रश्नों को और यहां पर देखते हैं, इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। अब आगे हम प्रश्न क्रमांक 15 के पास में, प्रश्न क्रमांक 15 जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपसे रोजेनमूड अभिक्रिया पूछ रहा है। तो रोजेनमूड अभिक्रिया आप लोग अच्छे से जानते हो क्या होती है, CH3COCl प्लस क्या हो जाएगा H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD BaSO4 और जाइलिन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा CH3CHO प्लस HCl का कन्वर्जन हो जाएगा। दूसरी अभिक्रिया उसने गटरमन कोच अभिक्रिया पूछी, तो गटरमन कोच अभिक्रिया में क्या करोगे आप लोग, बेंजीन इसका अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होगी इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, याद रखिएगा। उसके बाद वो पूछा उसने वी कार्बोक्सिलेशन डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब आपको अभिक्रिया करवाना CH3COONA की प्लस NaOH के साथ, क्या होगा तो आपका प्रोडक्ट यहां पर देखना, गौर से देखना Na2CO3, तो एक तो बन जाएगा CH4 प्लस Na2CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसको बोलते हैं वी कार्बोक्सिलेशन। अगली आती है हेल बोलार्ड जेलेस्की अभिक्रिया। तो विद्यार्थियों इस अभिक्रिया को भी हम देख लेते हैं, हेल बोलार्ड जेलेस्की अभिक्रिया क्या है। तो मैंने लिखा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 COOH, इसका रिएक्शन सपोज मैंने Br2 के साथ करवा दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH Br COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं हेल बोलार्ड जेलेस्की रिएक्शन। डीएनए आरएनए में अंतर आप लोगों ने लिख ही दिया होगा, ये इसके और में रेशेदार प्रोटीन गोलाकार प्रोटीन के बीच में अंतर लिख दिया होगा, है ना। उसके बाद ये वाला प्रश्न देखते हैं हिमांक की सहायता से, इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको। इसमें भी आपका आंसर जो डेल TF है उसका आंसर की बात करूं मैं तो दो आंसर है, पहला तो डेल TF है और अगला है TF, दो निकालना है इसके अंदर आपको। एक तो हिमांक का अवनमन यानी कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा हुआ है और दूसरा हिमांक की गणना के लिए पूछा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है।
तो डेल टीएफ का आंसर जो आपका होगा वह 2.25 केल्विन होगा और यहां पर 270.75 केल्विन हो जाएगा। तो ये दो प्रश्नों के उत्तर इस तरीके से, इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से बनेगा। आगे देखें तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो परासरण दाब क्या होता है आप अच्छे से जानते हो कि जब भी कोई विलायक के कण विलयन में जाते हैं, अर्धपारगम्य जलीय यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉस होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस की प्रोसेस बोलते हैं, है ना, परासरण की बोलते हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, कोई आउटर प्रेशर लगाते हैं, बाय प्रेशर लगाते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगाते हैं, जिससे ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाए, स्टॉप हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और इसकी सहायता से आपको मोलिकुलर मास निकालना है, तो इसका आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी है, पाई वी इक्वल टू एनआरटी, और v का वैल्यू रखने पर n बाय वी इक्वल टू आर टी होता है। उस तरीके से सोल्व करोगे तो आखिरी में आप m का वैल्यू यहां पर निकाल सकते हो। उसके बाद अभिक्रिया की आणविकता व अभिक्रिया की कोटि में कोई दो अंतर आसानी से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये इसका मान फ्रैक्शनल में होता है, इसका मान फ्रैक्शनल में नहीं होता है ना, इसको देख के पता कर सकते हो, इसको कैलकुलेट करके पता कर सकते हो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। तो आपको लिखना पड़ेगा, आखिरी डेरिवेशन करना पड़ेगा, k इक्वल टू 0.693 बाय के log a बाय a माइनस x तक जाना पड़ेगा। यहां पर भी आपने सोल्व कर दिया होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, तो एथिल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करोगे, आसानी से आप लिख सकते हो इसको भी ना, एथिल क्लोराइड यानी C2H5OH प्लस सोडियम आयोडाइड Na के साथ रिएक्शन होती है। अगला एनिलीन को नाइट्रेशन मिश्रण के साथ अभिक्रिया की जाती है। एनिलीन का मतलब रिंग के ऊपर NH2, यदि उसका नाइट्रेशन मिक्सचर के साथ अभिक्रिया करोगे तो वो रिएक्शन लिखना है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होगा, तो आपको वहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन, नाइट्रिक एंड सल्फोनिक एसिड, फिडलक्राफ्ट आप बता सकते हो। अगली अच्छी से अभिक्रिया एल्किन जो रहता है, उसका जो अभिक्रिया है वो एल्किन से एल्कोहल बनाने की मैकेनिज्म को आपको समझाना होगा 3 स्टेप में। और फिनोल से आपको पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, बेंजीनोल, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाना, ये आप आसानी से बना सकते हो। इस तरीके से आपका पूरा पेपर ये फिनिश होता है। तो विद्यार्थियों, यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और उसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। उससे पहले एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि यदि आप इस केमिस्ट्री के पीडीएफ नोट्स के जरिए अपनी पढ़ाई करना चाहते हो तो मात्र 51 रुपए में आप आपके मोबाइल एप्लीकेशन स्पीड लर्न से आप अपना कोर्स परचेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, वहां से आप आपका अपना एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।